नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। आज की जो कहानी है ये राजस्थान प्रदेश के कोटा शहर की है। कोटा शहर को जो है लोग कोचिंग का जो है शहर भी कहते हैं। वहाँ बहुत सारी कोचिंग है जो देश के अलग अलग हिस्सों के जो है स्टूडेंट लड़के लड़कियाँ वहाँ आते हैं और जो है अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं। और वहाँ की कोचिंग से पास आउट हुए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अलग अलग विभागों में अलग अलग क्षेत्र में जो है सेलेक्ट भी हुए हैं। इसीलिए कोटा शहर का नाम जो है उसका अच्छा खासा नाम भी है और इसी के साथ साथ बदनाम भी है। नाम इसलिए है कि वहाँ पढ़े लिखे जो बच्चे होते हैं, वहाँ की कोचिंग्स में बच्चे जो पढ़े लिखे होते हैं उनका सिलेक्शन अच्छी जगह पे होता है। और बदनाम इस वजह से है कि कुछ बच्चे जो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं आत्महत्या भी कर लेते हैं। इसकी वजह से कुछ दिन पहले से जो है बदनाम भी हो गया है कि कोटा में बच्चे जो पढ़ाई लिखाई करने जाते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं किसी कारणवश, जो भी हो। तो आज की कहानी इसी कोटा शहर की है। कोटा शहर का एक थाना पड़ता है जिसका नाम है रेलवे कॉलोनी थाना। और इसी थाना के अंतर्गत रेलवे विभाग की एक कॉलोनी है और रेलवे विभाग की कॉलोनी में जो है एक आवास की कहानी है। आवास होता है शंभुनाथ का। शंभुनाथ की उम्र करीब 35 साल के आसपास में और ये रेलवे में जो है कर्मचारी होते हैं। काफी दिन पहले इनको जो है रेलवे में नौकरी मिली थी इनके पिता की जगह पर। शंभुनाथ के पिताजी नंद किशोर ये रेलवे विभाग में थे, लेकिन किसी कारणवश दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है। तो मृतक आश्रित के तहत जो है शंभुनाथ को नौकरी मिली थी। तो उसी रेलवे कॉलोनी के एक आवास में जो है अपने परिवार के साथ में रहते थे, वहीं पर ड्यूटी करते थे। शंभुनाथ के साथ उनकी पत्नी मंजू भी रहती थी। मंजू की उम्र करीब 30 साल के आसपास में और इन दोनों का एक बेटा और शंभुनाथ का एक साला मनीष नाम था, 26 साल का। यानी पत्नी जो मंजू थी उनका भाई वो भी वहीं पर रहता था बहन और बहनोई के साथ में। तो जो मनीष था ये बेरोजगार था। कभी कभार वहीं इलाके में जो है कैटरिंग का जो काम होता है उसी में जब जरूरत पड़ती थी कोई बुलाता था, लोगों के साथ परिचय था तो चला जाता था। एक दिन दो दिन जो है दिहाड़ी करता था, कुछ पैसे मिलते थे तो अपना खर्चा कर देता था। खर्चे के यानी जेब खर्चा जो होता है उसके लिए हो जाया करता था। बाकी समय जो है अपना घूमता टहलता रहता था लोगों के साथ में, कुछ अच्छे कुछ बुरे, यानी बुरे ज्यादा अच्छे कम होते थे। इसके साथ ही संगुती जो होते थे बुरे ज्यादा अच्छे कम होते थे। अब इनका मतलब पूरा घर का खर्चा जो है जो शंभुनाथ कमाते थे इन्हीं के ऊपर था। पत्नी बेटा साला सब जो है शंभुनाथ के ही आश्रित थे, उन्हीं की कमाई पे पल रहे थे सब लोग। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, खुशहाल परिवार था, अच्छी तरीके से चल रहा था, सब ठीक ठाक थे। लेकिन कुछ दिन पहले जो है, जैसे कहा जाता है कि चरित्रहीनता बहुत बुरी चीज होती है, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। चरित्रहीनता की जो नजर होती है, बुरी नजर, वो इस परिवार पर पड़ गई। जो पत्नी मंजू थी इनका जो है वहीं पर जो अपना कोटा है, कोटा में ही एक इलाका है, एक जगह है जिसका नाम है इंद्रगढ़। इंद्रगढ़ का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम था राकेश उर्फ रेशु, उम्र करीब 21 साल के आसपास की। तो रेशु के साथ में शंभुनाथ की पत्नी मंजू का जो है अफेयर हो जाता है, रिलेशन हो जाता है। अब जब रिलेशन हो जाता है तो इन दोनों का रिलेशन जो है आगे बढ़ने लगता है। इसकी जानकारी मंजू का जो भाई होता है मनीष, उसको भी हो जाती है। खराब तो उसे भी लगता है कि उसकी बहन ने जो है यानी बहनोई के होते हुए किसी अन्य लड़की के साथ में संबंध बना लिया, अवैध संबंध। लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता है, कारण वो बेरोजगार था और बहन बहनोई के ही आश्रित में था। और बहनोई इसीलिए मनीष को जो है घर पे साथ में रखता था, उसका खर्चा उठाता था उसकी बहन की वजह से। और बहन ने ही अलग अवैध संबंध बना लिए थे, तो बहन के खिलाफ बोलने की जो है उसकी हिम्मत नहीं होती है। बहन जो कहती है जैसा करती है उसमें हाँ में हाँ मिला जो है ये मिलाता रहता है। मनीष भाई जो मंजू का होता है कुछ बोलता नहीं है। अब ये रिलेशन जो है
कुछ दिन तक आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि अवैध रिलेशन जो होता है ये कुछ दिन छुपा रहता है, लेकिन ज्यादा दिन छुप नहीं पाता है। कुछ महीने बीतने के बाद में जो है इसका खुलासा हो जाता है। पहले क्या था, मंजू और मंजू का भाई मनीष और जो मंजू का प्रेमी था रेशु, रामकेश उर्फ रेशु, इन्हीं तीन लोगों के बीच में ये रिलेशन की जानकारी थी। लेकिन कुछ महीने के बाद इसका खुलासा हो गया, तो जो पति था शंभुनाथ, उसे भी पता चल गया कि उसकी पत्नी मंजू का जो है एक अन्य लड़के के साथ में अवैध संबंध है। अब कोई भी पति हो, उसे जब पता चलेगा कि उसकी पत्नी जो है किसी अन्य लड़के के साथ अवैध संबंध में है, तो उसे खराब लगेगा ही लगेगा। शंभू को भी खराब लगा। तो शंभू जो है पत्नी मंजू को चेतावनी देता है, कहता है रिलेशन तोड़ने के लिए। हम पहले क्या होता है, नॉर्मल तरीके से वो बोलता है संबंध खत्म करने के लिए, और अपना काम धंधा करता रहता है। इसी के साथ में जो है जो पत्नी होती है, ये पत्नी पति का कहना नहीं मानती है, यानी जो उसका रिलेशन होता है वो रिलेशन जो है वो तोड़ती नहीं है, आगे बढ़ाती रहती है। अब इधर जो पति होता है शंभुनाथ, ये अपना रोक टोक करता रहता है। ये चीज पत्नी मंजू को खराब लगता है, और जो भाई होता है मनीष, उसे भी खराब लगता है, यानी कि उसकी बहन जो है दूसरे के साथ में रिलेशन में है। और फिर मंजू जो है ये बात जो उसका प्रेमी होता है रेशु, उसे बता देती है कि उसके पति को जो है जानकारी हो गई है। पहले भाई को जानकारी थी तो वो आपत्ति नहीं किया था, क्योंकि वो अपना भाई है, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करता है। लेकिन अब पति को जानकारी हो गई है, वो रोक टोक करने लगा है। ये चीज बहुत खराब लगता है हमें। अब चूंकि जो रेशु था प्रेमी, उसकी उम्र 21 साल की लगभग, वो भी बेरोजगार ही था। अब जब कंटिन्यू पति शंभुनाथ मना करता रहता है पत्नी को, अवैध संबंध को तोड़ने के लिए कहता रहता है, तो जब पत्नी नहीं मानती है मंजू, तो फिर धीरे धीरे पति पत्नी के बीच में विवाद शुरू हो जाता है। विवाद दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता चला जाता है। अब विवाद जब बढ़ता चला जाता है तो जो मंजू होती है काफी परेशान हो जाती है, और बहन को परेशान होता देखकर जो भाई होता है मनीष, उसे भी खराब लगता है, वो भी परेशान उठता है। भले उसके जो है बहन जो है गलत थी, अवैध रिलेशन उसका था, चरित्रहीन हो चुकी थी, लेकिन उसके सामने अगर उसका बहनोई उसकी बहन को साथ में झगड़ा विवाद करता है या परेशान करता है, तो कोई भी भाई हो उसे अजीब लगेगा, उसे खराब लगेगा। मनीष को भी लगने लगा। अब कुछ दिन तक इसी प्रकार से झगड़ा विवाद चलता रहा। अपना जो मंजू थी बर्दाश्त करती रही, लेकिन बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। कुछ दिन के बाद में जब बर्दाश्त की सीमा समाप्त हो जाती है, तो मंजू जो है पति शंभुनाथ को कुछ नहीं बोलती है, कुछ नहीं कहती है। वो अपने भाई मनीष से कहती है कि मनीष, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। अपने प्रेमी से कहती है कि मैं बहुत ज्यादा पति से परेशान हो गई हूँ, रोज झगड़ा विवाद करता है, जीना हराम कर रखा है। अब मनीष कहता है फिर दीदी क्या किया जाए। जो प्रेमी होता है वो भी कहता है फिर क्या किया जाए, कुछ उपाय जैसा बताओ वैसा किया जाए। तो पत्नी कहती है मंजू कि ये काम करते हैं कि शंभुनाथ को जो है रास्ते से ही हटा देते हैं, इसको खत्म कर देते हैं। और इसी के साथ साथ में अपने भाई को ये भी बताती है, उसका एक तरीका बताती है, क्योंकि वो बेरोजगार था। ये बताती है कि अगर शंभुनाथ नहीं रहते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो पहला नंबर वो सरकारी नौकरी करते हैं, उनकी नौकरी हमें मिल जाएगी। मृतक आश्रित वाली नौकरी पत्नी को मिलती है, हमें मिल जाएगी। दूसरा नंबर रेलवे से ढेर सारा पैसा मिलेगा, वो भी हमारे हाथ में आ जाएगा। इसी के साथ साथ शंभुनाथ के जो है काफी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी, और जो प्रॉपर्टी हमें मिलेगी उसमें हम दोनों का आधा आधा हो जाएगा। बहन भाई ये सलाह करते हैं। अब मनीष इसके लिए जो है तैयार हो जाता है। अब जब भाई बहन ये प्लान बना लेते हैं, तो अपना जो रेशु होता है, अपना मंजू का प्रेमी, उसे भी इस प्लान में जो है शामिल कर लेते हैं। अब ये तीनों मिलकर, यानी बहन भाई और प्रेमी, बहन का जो प्रेमी होता है उसे, यानी तीनों लोग मिलकर जो है प्लान बनाना शुरू कर देते हैं कि शंभुनाथ को जो है कैसे, कब और कहां और किस तरीके से रास्ते से हटाया जाए, किस तरीके से इसे खत्म किया जाए कि सांप भी मर जावे और लाठी भी न टूटे, किसी को पता भी न चले, और शंभुनाथ खत्म भी हो जावे, उसकी नौकरी भी हमें मिल जावे, उसकी संपत्ति भी हमें मिल जाए, और रेलवे की तरफ से जो अनुदान मिलेगा वो अनुदान भी हमें मिल जाए। आगे की जिंदगी जो है सरल और अच्छी हो जाएगी। और जिस प्रकार से शंभू के साथ हम रह रहे हैं,
मंजू कहती है। उसी प्रकार से जो प्रेमी है यानी रेशु उसके साथ रहेंगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा बल्कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा और सुखी जीवन हो जाएगा। अब ये तीनों मिलकर जो है यही सलाह करते हैं और फिर उसी दिन से प्लान बनाना शुरू करते हैं शंभू को खत्म करने के लिए। तो जो भाई था मंजू का, मनीष, जैसे बताया कि बेरोजगार था, 26 साल की एज थी, कभी कभार कैटरिंग में काम करने चला जाता था, बाकी समय अपना इधर उधर घूमता टहलता था। अच्छे लोग भी साथी थे, बुरे लोग भी साथी थे। बुरे लोग जो है ज्यादा साथ में रहते थे, अच्छे लोग कम रहते थे। अब जब पत्नी और उसके प्रेमी और मनीष के बीच में ये सलाह हो जाती है कि शंभूनाथ को रास्ते से हटाना है, तो वहीं पर कोटा में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है उद्योग नगर। और उद्योग नगर क्षेत्र में जो है एक इलाका है जिसका नाम है डीसीएम। डीसीएम इलाके में जो है मनीष और मंजू के नाना मामा रहते थे, नाना नानी रहते थे। तो मनीष का जो है उस इलाके में ज्यादा आना जाना होता रहता था। उस इलाके के ज्यादातर लोगों को जो है मनीष जानता था, ज्यादातर लोगों के साथ में उसकी जो है अच्छी जो है जान पहचान थी। तो मनीष को यह भी पता था कि उस इलाके में जो है अपना कुछ लोग हैं जो इस कार्य को अंजाम दे सकते हैं। अब मनीष जो है वहीं डीसीएम इलाके में जाता है, अपने नाना नानी के घर के आसपास में जो दोस्त यार होते हैं वहां जाके अपना कुछ जिनको जानता है कि इस कार्य को जो है ये कर सकते हैं उन लोगों से मिलता है। तो उनमें से एक होता है जिसका नाम होता है मोनू। मोनू की उम्र करीब 21 साल की होती है और मोनू का एक दोस्त होता है फरदीन जिसकी उम्र 19 साल की होती है और एक नाबालिग लड़का होता है। इन तीन लोगों से मिलता है, लेकिन शंभूनाथ जो बहनोई होते हैं मनीष के, उनके कत्ल का जो सुपारी होता है, बातचीत होती है, समझौता होता है, डील होती है, वो एक ही व्यक्ति के साथ करता है, मोनू के साथ। मोनू के साथ में बातचीत करता है, पूरा जो सौदा होता है डन हो जाता है। 5 लाख की सुपारी जो है डन हो जाती है। अब 5 लाख की जब सुपारी डन हो जाती है, मोनू 5 लाख की डिमांड करता है। तो मनीष के पास में तो था नहीं। मनीष वापस जो है अपने बहन के पास आता है, मंजू के पास, और मंजू से कहता है कि दीदी जो है बातचीत हो गई है, लेकिन जीजा को यानी शंभूनाथ को रास्ते से हटाने के लिए, खत्म करने के लिए 5 लाख रुपए की डिमांड है, वो देना पड़ेगा। तो मंजू कहती है ठीक है दे देंगे, पहले तो अभी इतना है नहीं, कुछ 2-4 हजार 5 हजार दे दो, काम हो जाएगा। उसके बाद में रेलवे से जो है पैसा जब मिलेगा उठा के 5 लाख उसी में से दे देंगे। अब मनीष जो है कहता है ठीक है। अब वापस फिर यहीं डीसीएम इलाके में जाता है, फिर से मोनू से जो है मिलता है, बताता है कि बातचीत हो गई है, 5 लाख में सौदा डन कर लीजिए, लेकिन इसमें जो है एडवांस में हम 5-6 हजार रुपया ही आपको दे सकते हैं और बाकी जब काम हो जाएगा, रेलवे से जब पैसा मिलेगा तब बाकी का अमाउंट आपको दे दिया जाएगा। अब ये बात जब मनीष मोनू से कहता है तो मोनू जो है मान जाता है। इसलिए मान जाता है क्योंकि उसे पता था उसका बहनोई शंभूनाथ जो है रेलवे में है और वो नहीं रहेगा तो उसकी नौकरी जो है उसके बहन को मिल जाएगी, उसका पैसा भी उसके बहन को मिल जाएगा और इसी के साथ उसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी उसकी बहन को ही मिल जाएगी। तो 5 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं होगी, दे देगा। तो यही सोचकर जो है मोनू डन कर लेता है कि ठीक है। अब जब सौदा डन हो जाता है उसके बाद मोनू जो है अपना फरदीन और एक दोस्त और होता है जो नाबालिग होता है, जिसका नाम जो है कैमरे के सामने बोलना उचित नहीं है क्योंकि संविधान का, कानून का अपना एक क्राइटेरिया होता है, इसका निर्वहन भी करना आवश्यक होता है। तो मोनू, फरदीन और एक दोस्त और जो नाबालिग होता है, मोनू जो है इन दोनों से भी बात करता है, फरदीन और नाबालिग बंदे से उनसे बात करता है, उनको भी इस कार्य में जो है शामिल कर लेता है, तैयार कर लेता है पैसे की लालच देकर, क्योंकि 5 लाख का सौदा डन हुआ था। अब ये 3 लोग मिलकर जो है तैयार हो जाते हैं ये कार्य करने के लिए, शंभूनाथ को रास्ते से हटाने के लिए। अब जब ये तैयार हो जाते हैं तो मोनू जो है मनीष से कहता है कि तुम्हारा आवास जो है घर है, घर भी हम नहीं जानते हैं और इसी के साथ साथ तुम्हारी बहनोई कौन है शंभूनाथ, उनको भी हम नहीं पहचानते हैं। तो जब तक हम उनको जानेंगे नहीं, पहचान नहीं लेंगे, घर नहीं जानेंगे, तब तक कैसे हम काम को जो है अंजाम दे पाएंगे। अब ये बात जब मनीष से कहता है तो मनीष एक दिन जो है इन तीनों को, मोनू, फरदीन और एक जो बंदा और होता है, इन तीनों को जो है अपना दोस्त बताकर जो है
अपने घर लेके जाता है, यानी बहन बहनोई के घर पर लेके जाता है उसी रेलवे कॉलोनी में। ये जो है डेट था 22 मई 2024। 22 मई 2024 को जो है मनीष अपना दोस्त, इन तीनों को अपना दोस्त बता के जो है अपने घर पर लेके जाता है। वहां अपने बहनोई शंभुनाथ से मिलवाता है, उनसे बातचीत होती है, बैठते हैं, सब लोग चाय पानी पीते हैं और उसके बाद अपना ये लोग वापस चले आते हैं। अब जो मोनू होता है, फरदीन और ये तीन लोग जो होते हैं, अपना जो शंभुनाथ थे जिनका काम करना था, खेल खत्म करना था, उनको भी पहचान जाते हैं और इसी के साथ साथ में जो उनका आवास होता है, आवास की जानकारी भी हो जाती है। अब जब सारा कार्य जो है क्लियर हो जाता है तो ये लोग अपना जो डेट होता है, समय होता है, वो सुनिश्चित करते हैं कि किस डेट को, किस समय इस कार्य को अंजाम दिया जाए, ताकि गुपचुप रहे मामला, यानी काम हो जाए लेकिन खुलासा ना हो कि हम लोगों ने या मंजू ने या मनीष ने या रेशु ने ये सब काम किया है, क्योंकि खुलासा हो जाएगा तो सबके सब पकड़े जाएंगे। अब डेट और जो समय होता है सुनिश्चित हो जाता है 29 मई 2024 कि 29 मई 2024 को जो है रात के समय शंभुनाथ को का जो है खेल खत्म करना है। ये जब डन हो जाता है उसके बाद जो मंजू होती है, शंभुनाथ की पत्नी, ये अपने भाई जो मनीष होता है इसे 26 मई 2024 को जो है अपने नाना नानी के घर भेज देती है। अब जो ये सुपारी किलर होते हैं तीनों, मनीष अपनी बहन से भी बात करवा देता है, मंजू से भी। अब मंजू के साथ भी उनका जो है जान पहचान हो जाती है। अब जब 26 मई 2024 को बहन मंजू अपने भाई मनीष को जब नाना नानी के घर भेज देती है, उसके बाद जो है आगे की जो बातचीत होती है वो मंजू और ये जो सुपारी किलर होते हैं तीन, इनके ही बीच में होती है, भाई बीच में नहीं होता है, क्योंकि षड्यंत्र कंप्लीट हो गया था, अब कार्य ही करना था। अब 26 तारीख को जब मनीष अपने नाना नानी के घर चला जाता है, उसके बाद में 27, 28 बीत जाता है, 29 तारीख का पूरा दिन बीत जाता है और 29 तारीख शाम के समय रोज की तरह जो मंजू होती है अपना घर पर खाना पीना बनाती है, खुद खाती है, पति जो शंभुनाथ होते हैं उनको खिलाती है, एक बेटा होता है उसे भी खिलाती है। जब सब लोग खाना पीना खा लेते हैं तब तक रात को करीब 10 वगैरह बज जाते हैं और उन लोगों के बीच में तो डेट सुनिश्चित होता है कि आज रात को जो है ये कांड करना है। अब 10 बजे के आसपास में जो है जब सब लोग खाना पीना खा लेते हैं, उसके बाद जो शंभुनाथ होता है ये अपने बेटे को साथ में लेकर वहीं एक कमरे में जो है जाके अपने बिस्तर पे सो जाता है और जो पत्नी होती है मंजू वो भी अपने बिस्तर पे जाती है। अब उसको नींद कहाँ आ रही थी, वो सोने का नाटक कर रही थी। इधर जो पति था शंभुनाथ, इसको इन लोगों के षड्यंत्र की कोई भान नहीं, कोई जानकारी नहीं, वो अपना बेटा को साथ में लेके अपना सो जाता है। मंजू भी सोई रहती है, यानी जगी रहती है, सोने का नाटक करती है। अब रात को करीब जब 12:30 1 बज जाते हैं, फिर पत्नी मंजू ये उठती है, पति के कमरे में जाती है, पति को देखती है तो पति और बेटा ये दोनों जो है गहरी नींद में होते हैं। अब जब इन दोनों को गहरी नींद में वो देखती है, चुपचाप बाहर आती है कमरे से और वहीं से जो है मोनू को फोन करती है। अब मोनू और ये तीनों जो सुपारी किलर थे पहले से तैयार बैठे थे, लगभग आवास के ही आसपास में कहीं छुपे हुए बैठे थे, क्योंकि प्लानिंग थी कि आज ही सब कुछ करना है। अब जब मोनू को फोन करती है, अब मोनू से जब इंफॉर्मेशन दे देती है कि सही समय है, पति सो चुके हैं, आ जाएगी, बुला लेती है और आवास का जो पिछला दरवाजा होता है वो दरवाजा खोल देती है और खोल के चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। और उसके कुछ ही देर के बाद में जो है मोनू, फरदीन और उनके साथ एक बंदा जो और होता है, ये तीनों सुपारी किलर जो होते हैं आवास में पिछले दरवाजे से प्रवेश करते हैं और सीधा जहां शंभुनाथ अपने बेटे के साथ सोए होते हैं वहीं पर ये तीनों जाते हैं और उसके बाद ये तीनों मिलकर जो है एक चाकू से शंभुनाथ के गले पर एक के बाद एक कई वार करते हैं और शंभुनाथ की वही बिस्तर पर जो है उनकी मौत हो जाती है, लहूलुहान हो जाते हैं। अब ये लोग वहां से जब देखते हैं कि जो शंभुनाथ है वो खत्म हो चुका है, उसका कत्ल हो चुका है, मर चुका है, तो ये लोग तीनों वहां से भागते हैं। तो इसी बीच जो है जो बेटा सोया था शंभुनाथ का, उन्हीं के बगल में उसकी नींद खुल जाती है और इन लोगों को भागते हुए देख लेता है। अब लेकिन वो बच्चा था, कुछ बोल नहीं पाता है, क्या करे, वो अपने मम्मी के पास जाता है, मम्मी को ही बताता है। अब ये लोग जो है बाहर निकल जाते हैं। अब जब बेटा मम्मी के पास जाता है यानी मंजू के पास,
तो मंजू को तो सारी जानकारी थी, उसी का षड्यंत्र था। अब मंजू जो है भाग के जो है कमरे में आती है, और कमरे में जब आती है तो बेटे के सामने वो रोने का नाटक करती है, और इसी के साथ साथ जो है अपना शोर शराबा करना शुरू कर देती है। तो गांव तो था नहीं, रेलवे कॉलोनी थी। रेलवे कॉलोनी में जो है सब एम्प्लॉय थे रेलवे के, कुछ लोग तो अपने आवास में थे, कुछ लोग का जो है नाइट ड्यूटी लगी हुई थी, घर पर थे ही नहीं, आवास बंद था। तो इसकी जब आवाज सुनते हैं मंजू की आसपास आवास वाले लोग, तो कुछ लोग जो है वहां पहुंचते हैं, मंजू के घर पर पहुंच जाते हैं आवास पर। अब मंजू सभी से बताती है, सब अंदर जाके देखते हैं तो जो शंभुनाथ होता है वो लहूलुहान मृत अवस्था में पड़ा होता है। अब तत्काल जो है रात को ही पुलिस को सूचना दी जाती है। सूचना पाकर जो अपना रेलवे कॉलोनी थाना होती है, वहां की पुलिस जो है एक टीम फौरन जो है घटनास्थल पर पहुंचती है, मंजू के आवास पर पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद शंभुनाथ की जो डेड बॉडी होती है पुलिस अपने कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद मौके पर मुआयना करती है, और सूचना पाकर जो फॉरेंसिक टीम होती है, फॉरेंसिक टीम आ जाती है, अपना साक्ष्य वगैरह संकलन करती है। और इसी के साथ एक एक चीज को पुलिस जो है बारीकी से देखती है और सुराग तलाशने का प्रयास करती है कि कैसे कत्ल हुआ, किसने किया, जो है जो किलर थे वो किधर से आए, किधर से नहीं आए, सारा जो है मौके मुआयना करती है। तो पुलिस को जो है पत्नी जो मंजू होती है उन पर संदेह तो हो जाता है, लेकिन पुलिस कुछ बोल नहीं पाती है उस समय, क्योंकि पुलिस के पास कोई जो है अपना जो प्रूफ होता है, प्रमाण होता है, वो नहीं होता है कि इस कत्ल में जो है उसकी पत्नी मंजू शामिल है। इसलिए पुलिस कुछ नहीं बोलती है। अपना जो कागजी कार्रवाई होती है स्थानीय स्तर पर पंचायतनामा वगैरह करने के बाद में शंभुनाथ की डेड बॉडी को जो है अपना पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब चूंकि शंभुनाथ जो है सरकारी कर्मचारी था, सरकारी एम्प्लॉय था, सरकारी जो रेलवे कॉलोनी थी उसके अंदर कत्ल हुआ था, तो मामला काफी गंभीर था। ये जानकारी जो रेलवे के अधिकारी थे उन तक भी पहुंच गई थी, तो रेलवे अधिकारियों का भी पुलिस पर दबाव था, मामला काफी गंभीर था। अब पुलिस जो है जांच पड़ताल शुरू कर देती है। अब जांच पड़ताल जब शुरू करती है पुलिस, तो इसमें जो है कई टीमें पुलिस बनाती हैं, जिसमें डॉग स्क्वाड की टीम होती है, जो अपना टेक्निकल विभाग होता है उसकी अपनी टीम होती है, और सब मिलकर जो है जांच पड़ताल करना अपना शुरू कर देते हैं। अब पुलिस जब जांच पड़ताल करना शुरू करती है तो घटना स्थल पर मौके पे आसपास जितनी भी चीजें होती हैं उन सभी चीजों को बड़े ही बारीकी से जो है उनका जो है मुआयना करती है, अध्ययन करती है, लेकिन कहीं से कोई सुराग पुलिस को नहीं मिलता है। तो पुलिस का जो संदेह था पहले से ही पत्नी मंजू पर ही था। जब कहीं से कोई सुराग नहीं मिलता है तो पुलिस मंजू के नंबर को ले लेती है, और मंजू के नंबर का जो कॉल डिटेल होता है वो कॉल डिटेल निकालती है। और उस कॉल डिटेल को जब पुलिस बारीकी से अध्ययन करती है तो बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जो संदेहास्पद होते हैं। कई लोगों से बातचीत हुई होती है, पुलिस जब उनका डिटेल निकालती है, जिसमें एक नंबर जो होता है वो अपना उसका जो प्रेमी होता है रामकेश उर्फ रेशु, उसका भी नंबर होता है, मोनू जो होता है उसका भी नंबर होता है। और 29 मई 2024 को जिस दिन कत्ल हुआ था रात को, उससे कुछ पहले जो मंजू थी वो मोनू के फोन पर जो है अपना मोबाइल पे कॉल की थी, तो वो डिटेल भी आ गया था। अब पुलिस को जो है जब ये नंबर मिल जाता है, ये पता चल जाता है कि मंजू ने मोनू को जो है कॉल किया था, तो पुलिस का जो संदेह था मंजू पे ये लगभग कंफर्म हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो पत्नी मंजू हैं पूरे खेल में जो है ये शामिल हैं। भाई इन्हीं से अगर पूरा जो शुरुआत किया जाए तो सारा मामला सामने आ जाएगा। अब पुलिस जो है जो पत्नी मंजू होती हैं इन्हें अपना हिरासत में ले लेती है, और हिरासत में लेके जो है थाने जाती है रेलवे कॉलोनी, और जब वहां कड़ाई से पूछताछ करती है पुलिस घुमा फिरा के, तो मंजू जो है टूट जाती हैं और अपना गुनाह कबूल कर लेती हैं, और पुलिस के सामने इस पूरी कहानी को बयां कर देती हैं जो मैंने अभी आपको सुनाई है। उसके बाद मंजू के ही बताए अनुसार जो उसका प्रेमी होता है रामकेश उर्फ रेशु, और इसी के साथ जो भाई होता है मनीष वो, और जो 3 सुपारी किलर होते हैं मोनू, फरदीन और एक जो नाबालिग होता है, पुलिस इन सब को जो है जो 5 होते हैं यानी मंजू, उसका भाई मनीष और जो प्रेमी होता है रेशु वो, मोनू और फरदीन, इन 5 लोगों को पुलिस जो है गिरफ्तार कर लेती है। 6वां जो होता है वो नाबालिग होता है, तो पुलिस उसे डिटेन कर लेती है, और उसके बाद
आगे की जांच पड़ताल में जुट जाती है। इस केस से संबंधित और भी जानकारी, जो बारीक जानकारियां हैं, उन्हें निकालने में जुट जाती है। अब पुलिस जो है इस पूरे केस का खुलासा जो है अपना 1 जून 2024 को जो है शनिवार, यानी अभी बीते हुए कल जो है करती है। और जब पुलिस ये खुलासा करती है तो जिन लोगों को इस केस की जानकारी थी वो सब, और प्लस आसपास जो भी मतलब इस पूरे मामले को जो है सुनते हैं, सबके सब हैरान परेशान हो जाते हैं कि कोई भी पत्नी सरकारी नौकरी के लालच में या धन संपत्ति पाने के लालच में या अवैध संबंध को बचा के रखने के लालच में अपने पति को कैसे जो है मौत के घाट उतार सकती है, उसके साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकती है। लेकिन चूंकि मामला सच्चा था, कहानी सच्ची है, तो इसीलिए सभी को जो है यकीन करना पड़ता है और सभी ने यकीन किया भी। तो दोस्तों, आज की यही कहानी है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।